चुनाव की तैयारियों में जुटे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस टेस्टिंग को लेकर किए गए उनके शानदार काम की तारीफ की है। वहीं स्वाइन फ्लू को रोकने में नाकाम रहने के आरोप लगाते हुए ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को बिडेन पर निशाना साधा है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले अमेरिका में सामने आए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। वहीं कोरोना परीक्षण के मामले में भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे है। टिकटॉक के जरिए अमेरिकी परिचालन पर खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और बाइट डांस के बीच चल रही डील पर हटाई गई है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट ने रविवार को कहा कि टिकटॉक को खरीदने की उसकी पेशकश को ठुकरा दिया गया। वहीं टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को बंद करने या बेचने के लिए तय की गई समय सीमा समाप्त होने का करीब है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक विवाद का केंद्र बना हुआ है, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस के साथ कारोबार रोकने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। वहीं ट्रंप ने दावा किया है कि चीन टिकटॉक का इस्तेमाल करके सरकारी कर्मचारियों की लोकेशन ट्रैक करने, ब्लैकमेल करने जैसे डॉजियर बनाने का कॉर्पोरेट जासूसी करने का काम कर रहा है। संसद में सोमवार को मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने निशाना साधा। दरअसल सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने हमेशा की तरह अपना पारंपरिक संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि संसद एकजुट होकर यह संदेश देगी कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। इस पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट पर लिखा कि पीएम कहते हैं उम्मीद है कि संसद एक साथ खड़ा होगा, यह संदेश देगा यह देश जवानों के साथ खड़ा है। जब आप देश का नागरिक और जवानों के साथ खड़ा है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नीतियों और फैसलों के पीछे मुझे संदेह है। होने से पहले राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर साफ कर दिया है कि सत्र के दौरान वे आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले हैं। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लिखा कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े एक हफ्ते में 50 लाख और एक्टिव केस 10 लाख के पार कर जाएंगे, जबकि अनियोजित लॉकडाउन और अब व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति की अहंकार की देन है, जिसे लेकर कोरोना देश भर में फैल गया। और बतौर राहुल गांधी, मोदी सरकार पर आत्मनिर्भर बनिए, यानी खुद की जान खुद ही बचा लीजिए, क्योंकि पीएम मोर के साथ व्यस्त हैं। वैज्ञानिकों ने नोवेल कोरोना वायरस के श्वसन पथ पर संक्रमित करने वाली फोटो प्रकाशित किए। इस फोटो प्रयोगशाला में विकसित वायरस है। इसमें से फेफड़ों के अंदर प्रत्येक कोशिका में उत्पन्न होने वाले वायरस पार्टिकल की संख्या ब्यौरा देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना चिल्ड्रन रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैमिल एरे और एहतियात के तौर पर अन्य शोधकर्ताओं ने एक चित्र कैप्चर किया है और फोटो संक्रमण का ग्राफिक के जरिए आसानी से समझ आने वाली है। वहीं हाई पावर माइक्रोस्कोपिक इमेज में मानव की श्वसन सतहों पर बड़ी संख्या में वायरस पार्टिकल दिख रहे हैं, जो कि अन्य संक्रमण लोगों के फैलने के लिए तैयार हैं। मानसून सत्र में कई बदलाव किए गए हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण सदन के अंदर न फैले, इसके लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता के साथ लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से एक पत्र डीआरडीओ किट सभी सांसदों के लिए भेजी गया है। वहीं पर किट में मास्क, सैनिटाइजर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चाय, कोविड से बचाव का मैनुअल लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भेजी गई किट के साथ पत्र के जरिए सांसदों के सदन में कार्रवाई के दौरान सहयोग की अपेक्षा की गई है। वहीं पत्र में लिखा गया कि संकट की स्थिति को देखते हुए मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ही चलेगा। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा इस बार 48 लाख के पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 92,071 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ अब कुल संक्रमितों की संख्या 48,46,427 पहुंच गई है। इस 24 घंटे में 1136 लोगों की इस वायरस के चलते जान भी चली गई। इस दौरान 77,512 मरीज बीमारी को मात देकर कामयाब हुए। वहीं आंकड़ों के मुताबिक कोरोना रिकवरी रेट 77.99% पर है, जबकि एक्टिव मरीज का आंकड़ा 20.35% है। वहीं डेथ रेट 1.64% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 9.40% दर्ज किया गया है।
टीचर की दिल्ली क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। इसकी पहचान 50 साल के धवल त्रिवेदी उर्फ मुख्तियार सिंह के रूप में हुई है। जबकि आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों की माने तो टीचर को कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जबकि यह पैरोल पर बाहर है। अपने साथ फरार होने के बाद यह नाम बदल कर रहता था, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि यह शख्स इन दिनों हिमाचल प्रदेश में छुपा हुआ है। टीम ने छापेमारी कर इसको धर दबोचा। कर्नाटक के कोप्पल जिले में 105 वर्षीय महिला ने घर में उपचार के सहारे कोविड-19 को मात दे दी है। कमला अम्मा लिंगानगौड़ हिरेडगौडर कोप्पल तालुक के करतारपुर की गांव की निवासी हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बुजुर्ग महिला बुखार आने पर के बाद पिछले सप्ताह उनकी जांच कराई गई थी। जांच में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। महिला को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था। अपने बेटे के घर पर पृथक वास में रहते हुए संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि उम्मीद है कि संसद एक साथ जुड़कर होकर संदेश देंगे, देश की सेना और वीर जवानों का साथ देंगे। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज जब हमारे सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हैं तो बड़े हिम्मत और जज्बे के साथ, बुलंद हौसले के साथ दुर्गम पहाड़ियों पर डटे हुए हैं। कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, सदन में सभी सदस्य एक भाव से एक संकल्प होकर यह संदेश देंगे कि सेना के जवानों के साथ पीछे देश खड़ा है, वही संसद और संसद के सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। और आपको बता दें कि यह मजबूत संदेश भी यह देना होगा, वहीं माननीय सदस्य के माध्यम से देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन और भारत के बीच कहीं अधिक व्यवस्थित और मजबूत संबंधों के बीच दोनों देशों में द्वारा बहुद्रव्यता और पारस्परिक के व्यापक स्वीकृति महत्वपूर्ण है। साथ ही यह वैश्विक पुनर्संतुलन के लिए वृहद बुनियाद और नियमित ढांचा होगा। आपको बता दें कि हाल ही में जारी किए गए पुस्तक द इंडिया ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर दी असेंटेन वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि भारत कोई एकमात्र देश नहीं है चीन के साथ संबंध में ज्यादा ध्यान दे रहा है, वहीं बल्कि पूरी दुनिया ऐसा कर रही है कि प्रत्येक देश बातचीत के नियम और शर्तों को अपने हिसाब से फिर से तय कर सकता है। कोरोना वायरस महामारी के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र के द्वारा दिए गए मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए देश में 13 राज्यों ने जीएसटी काउंसिल फॉर प्रस्तावित आधार ऊपर में उपधार का विकल्प चुना है। और वित्त मंत्रालय सूत्रों ने जानकारी दी कि 6 और राज्य, जिसमें गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश शामिल है, यह वो 2 या दिनों में अपना विकल्प देंगे। जीएसटी कंपनसेशन को लेकर बीजेपी शासित राज्यों ने बैठक की है, केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वहीं विकल्प 1 के तहत धन उधार लेने के लिए चुने गए 12 राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा भी शामिल है। तमिलनाडु के एक व्यवसायी ने अपनी दिवंगत पत्नी को उनकी 6 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि उनकी मृत्यु 30 दिनों के बाद उनके पति ने उनके प्यार के प्रति अभिव्यक्ति के रूप में आदम कद प्रतिमा का अनावरण किया है। सेठुरमन और मदुरै के एक व्यवसायी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी पित चिदमती निमल की प्रतिमा पर अनावरण करके अपने आवास के अंदर किया है। प्रतिमा के प्रतिकृति स्वीकृत है और कुर्सी पर बैठाया गया, जिसमें आभूषण के साथ चमकदार हीरे और नीले रंग की साड़ी से तैयार किया गया है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार पत्नी की मूर्ति को लंबे समय तक बने रहने के लिए फाइबर, रबर और विशेष रंगों से बनाया गया है। त्रिपुरा के एक पत्रकार को मुख्यमंत्री विप्लव देव ने फेसबुक पोस्ट करना महंगा पड़ गया है। ज्ञात लोगों ने पत्रकार को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। हमले में घायल पत्रकार का इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले को केस दर्ज किया और हमलावरों की तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सीएम विप्लव देव ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम मीडिया की आलोचना करते हुए मीडिया को माफ नहीं किया करने की बात कही थी। दरअसल सारा मामला मीडिया द्वारा कोरोना को लेकर राज्य सरकार की अव्यवस्थाओं से जुड़ी खबरों को छापने वाला था। त्रिपुरा के बंगाली डेली के पत्रकार पाराशर विश्वास कोरोना से ठीक हुए थे और वह ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गए थे। कोविड केयर यूनिट से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया था और मीडिया
को धमकी देने को लेकर सीएम की आलोचना भी की थी। वीडियो में वह कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहूंगा कि उन्हें मीडिया को धमकी नहीं देनी चाहिए। आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, भविष्य में और भी लोग भी करेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टीम दिल्ली के दंगों की साजिश करने वाले जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। उमर खालिद का नाम दिल्ली के दंगों में लगभग हर चार्जशीट में दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने ट्रंप के आने के पहले उनके भाषण और दिल्ली में आरोपियों के साथ हुई बातचीत और कॉल रिकॉर्ड, आरोपियों के साथ मीटिंग और आरोपियों के बयानों और साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया है। अब साजिश को लेकर स्पेशल सेल 17 सितंबर को जो चार्जशीट पेश करने वाली है, उसमें उमर खालिद को पूरी भूमिका के बारे में बताया गया। उसमें यूपीए के मामले की में भी गिरफ्तारी की गई है। आंध्र प्रदेश के मंदिर में गर्भगृह में जबरन घुसने के मामले में एक बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ महानदी मंदिर में गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने को लेकर मामला दर्ज किया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से मंदिर गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद बीजेपी नेता ने प्रवेश किया, जिसके चलते उन पर केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रविवार को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से पीड़ित महिला के खिलाफ कथित तौर पर 3 साल के बेटी की हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया कि पति पत्नी के झगड़े के बीच पिता ने अपनी 3 साल की बच्ची को कथित रूप से उठाकर फर्श पर पटक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी और घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है। पूर्वी दिल्ली में एक महिला पत्रकार का मोबाइल जब बाइक सवार 2 लड़कों ने छीन लिया तो महिला पत्रकार ने बहादुरी दिखाते हुए ऑटो से उनका पीछा किया, बल्कि पुलिस और ऑटो ड्राइवर की मदद से बदमाशों को पकड़ भी लिया। वहीं पुलिस ने महिला पत्रकार की बहादुरी दिखाने के लिए सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जिस व्यापारी ने अपना वीडियो वायरल कर आरोप लगाया था, वह जिले के एसपी मणिलाल पाटीदार उसकी हत्या करवाना चाहते हैं। इस व्यापारी की मौत हो गई है। व्यापारी का वीडियो वायरल होने के 2 दिन बाद उसे गोली मार दी गई। गोली लगने से उसकी गर्दन में लगी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसे कानपुर में भर्ती कराया गया था। वहीं एसपी को सस्पेंड कर दिया गया और फिर उन व्यापारियों की हत्या की साजिश और हत्या की कोशिश करने का मुकदमा भी दर्ज किया गया। महोबा के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी को क्रशर है और वह अपनी माइनिंग किए गए विस्फोट सप्लाई करने का काम करते थे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में इधर सामने आए ड्रग्स के मामले में के जिक्र में सोमवार को संसद में हुई भोजपुरी सुपरस्टार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने लोकसभा में ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में उठाया है। वहीं केंद्र सरकार के बड़े स्तर पर जांच करने की अपील की है। शून्यकाल के दौरान रवि किशन ने लोकसभा में कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग के मसला बढ़ रहा है और चीन और पाकिस्तान के जरिए नशे की दवाइयाँ बनाई आ रही हैं। कोरोना के साय में सोमवार को प्रारंभ संसद के मानसून सत्र के अंतर्गत राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत नवनियुक्त सांसदों ने शपथ ग्रहण करके की है। सबसे पहले सांसद अजीत भुयान के पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं इस दौरान राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने उन्हें मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल करने की नसीहत दी। भुयाना के बाद कांग्रेस के फूलो देवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन ने शपथ ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने दिल्ली दंगों के साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। उमर खालिद का नाम दिल्ली के दंगों में लगभग हर चार्जशीट में दर्ज था, जिसके चलते आज उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रकाश राज ने स्टैंड विद उमर खालिद, फ्रीड उमर खालिद, जस्ट अ किंग हैशटैग का इस्तेमाल किया है। रॉयल एनफील्ड भारत में बहुत ही जल्द मटियोर 350 लॉन्च करने वाली है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। नई मेटियोर 350 चेन्नई आधारित एक मोटरसाइकिल कंपनी की लाइनअप में थंडरबर्ड की जगह लेगी और देश में इसकी बिक्री जल्दी शुरू होने वाली है। टेस्टिंग के समय मोटरसाइकिल पहले कई बार दिखाई दे रहे हैं, उत्पादन के नजदीक वाला मॉडल दिखाया गया है। आपको बता दें कि जिससे इसका लॉन्च आसपास होने के कयास लगाए जा रहे हैं। उस लॉन्च के पहले मोटरसाइकिल की तमाम जानकारियाँ सामने आ गई हैं। इससे पहले इंटरनेट पर लीक हुए दस्तावेजों में नई मेटियोर 350 का ब्यौरा, फीचर्स, चेसिस, अन्य सभी जानकारियों का खुलासा हो चुका है। ग्रैंड i10 नियोस
हालांकि हाल ही में कुछ फोटो इंटरनेट पर दिखी है जिसमें यह बात सामने आ रही है कि भारत में जल्द कार का कॉर्पोरेट एडिशन में लॉन्च कर दिया जाएगा। स्पेशल एडिशन मॉडल में एक कॉम्पैक्ट हैचबैक के मैग्ना वेरिएंट का बनाया जाएगा। हालांकि प्रोसेसर की माने तो कॉर्पोरेट एडिशन के साथ अलग से कई सारे फीचर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें से गन मेटल स्टाइल 15 इंच एलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रॉनिक फोल्डिंग बॉडी कलर और GRVM के साथ टर्न इंडिकेटर्स और नई कॉर्पोरेट बैजिंग भी शामिल है। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज और वर्तमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच वकार यूनिस को लेकर बुरी खबर है। उनके पिता मोहम्मद यूनिस का देहांत हो गया है। पाकिस्तान में नहीं बता दें कि आपको वकार यूनिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंग्लैंड के दौर पर गए हुए थे, जहां पर इस दौरा खत्म होने से पहले के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। और वकार की वाइफ फसियाल यूनिस ट्विटर में इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बेहद दुख की बात है, मेरे ससुर मोहम्मद यूनिस का देहांत हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आर्थिक रूप से कमजोर 560 आदिवासी बच्चों की मदद करने के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ हाथ मिलाया है। तेंदुलकर ने NGO परिवार की ओर से भागीदारी की है, जिसके माध्यम मध्य प्रदेश सीहोर जिले में दूर दराज के गाँवों में सेवा कुटीर का निर्माण किया गया है। इस जिले के सेवनिया, बीलपति, खापा, नयापुर और जमुना झील गांव में बच्चों को तेंदुलकर की संस्था की मदद पौष्टिक आहार, भोजन और शिक्षा प्रदान की जा रही है। यह बच्चे मुख्य रूप से बरेला, भील और गोंड जनजातियों से हैं। मोहम्मद शमी ने अपनी ट्रेनिंग के उदाहरण पेश किया है। एक अलग स्तर के मेहनत करते हैं और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। यह कहना है किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाज कोच चार्ल्स लैंगवेंट का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शमी का एक समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से गिना जाता है। वह कप्तान विराट कोहली के अहम हथियार माने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके चार्ल्स लैंगवेंट ने कहा कि मोहम्मद शमी का काम करने का तरीका मुझे काफी प्रभावित करता है। पहले दिन से वो टीम में ऊर्जा को लेकर आए हैं। इंटरनेट में कई ऐसे लोगों को स्टार बना दिया जाता है जिन्हें टैलेंट दिखाया और लोगों को दिल को जीता है। रानू मंडल ने लगातार लता मंगेशकर का गाना गाकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था और उस गाने पर वजह से उनको बॉलीवुड में गाना गाने के लिए मौका मिला था। इस लड़के ने बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी के अंदाज में गाना गाया, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है। जिसका गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। लोग लड़के को छोटा रफ़ी कहकर बुला रहे हैं। मलाइका अरोड़ा को बॉलीवुड की मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस के रूप में गिना जाता है। एक्ट्रेस अपने स्टाइल के साथ साथ अपने डांस के लिए भी खूब जानी जाती है। उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचाकर रख दिया है। दरअसल मलाइका का एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वह एक्टर सोनू सूद के साथ अपने सुपरहिट सॉन्ग मुन्नी बदनाम गाने पर जबरदस्त डांस कर रही है। वीडियो में दबंग के छेदी सिंह यानी सोनू सूद और मलाइका की जोड़ी कमाल रख रही है। वहीं सोनू सूद और मलाइका का यह वीडियो इंडियाज बेस्ट डांसर का सेट पर है। फैंस मलाइका और सोनू सूद के इस वीडियो को खूब कमेंट कर रहे हैं। कुमकुम फेम जूही परमार एक बार फिर टीवी में अलग अंदाज में वापसी कर रही है। हमारी वाली गुड न्यूज जो कि सास बहू पर आधारित होगी, इस शो में कमबैक करेंगी और इस शो में उनके किरदार का नाम होगा रेणुका। जब जूही इस शो को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी वाली गुड न्यूज का दिलचस्प कहानी है, जिसमें जूही एक अपने सास के अवतार में है, वही अपनी बहू के बच्चे को अपने पेट में पालती है। यह ऐसी सास है जिनकी बहू मां नहीं बन सकती, इसलिए वह अपने परिवार की खुशी के लिए यह कदम उठाती है।